Hello everyone, it's my honor and pleasure to introduce to you to Mr. Anurag Bagaria. Mr. Bagaria is a senior consultant and has been teaching advanced system of astrology for almost 15-20 years now. His specialization is in Vedic astrology, Nari, Kaspal interlinks and Krishnamurti Paddhati. He has been training students worldwide and today we will ask him about his views on Gun Milan. How important is Gun Milan at the time of marriage and how effective it is? Sir will shed his views on that. Sir, over to you about Gun Milan. देखिए गुण मिलान मुझे ऐसा लगता है कि ये इनसफिशिएंट भी है और इनएफिशिएंट भी है, क्योंकि हमने अभी तक जब भी हम देखते हैं तो लोग ज़्यादातर जो गुण मिलान करने के बाद शादियां कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा केसेस हैं जो डिवोर्स के हैं या जो लोग बहुत शांति से और खुशी से नहीं जी पा रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ को। तो इसलिए लगता है कि ये एक सफिशिएंट तो नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ जो है थोड़े से मेल सेंट्रिक ज़्यादा लगते हैं। इसमें मेल की ईगोज़ को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में रखा गया है, जबकि अब वो समय नहीं रहा। अब तो ये समय है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जो हैं बराबरी के हकदार हैं, बराबर का फ्रीडम चाहिए, दोनों की अपनी सोच है, दोनों मिलके अपनी लाइफ को चलाते हैं, तो दोनों को ही इक्वल, दोनों का ही लाइफ में इक्वल पार्टिसिपेशन, दैट हैज़ टू बी सीन। दूसरी बात, जब हम ये देखते हैं कि इसमें एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं भकूट, और भकूट को बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें माना गया है क्योंकि उसमें 7 पॉइंट्स उसको दिए गए हैं, ठीक है। अब जब भकूट को मिलाया जाता है तो उसके अंदर होता क्या है बेसिकली कि अगर एक का राशिश दूसरे से 2, 2, 12, 5, 9 या 6, 8 जिसको शिराष्टक भी बोलते हैं, अगर इस तरह से होता है तो वो कहते हैं कि इनको 0 नंबर मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम भकूट के अंदर ये देखें कि दोनों के राशिश अगर सेम प्लैनेट है, जैसे कि मान लीजिए कि एक का राशिश जो है वो एरीज है और दूसरे का राशिश स्कॉर्पियो है, तो इसमें क्या होगा, मंगल दोनों का राशिश हो गया, तो वो एक सेम प्लैनेट है। अब जब सेम प्लैनेट है तो वो कहते हैं कि इसके अंदर भकूट दोष नहीं लगता। दूसरी तरफ कि अगर दोनों राशिश जो हैं वो मित्र हों, जैसे मान लीजिए कि सूर्य और 9th राशि का लॉर्ड जुपिटर, ये 5, 9 हो गए एक दूसरे से, ठीक है, लेकिन ये दोनों मित्र हैं, तो इसमें भी नहीं लगेगा ये दोष। ये बात तो समझ में आती है कि दोष नहीं लगेगा, लेकिन हमारे को कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि क्या ये वाले 7 पॉइंट्स जो दिए गए हैं ऐसी स्थिति में हमारे को ऐड बैक करना है या नहीं करना है। जितने भी प्रोग्राम्स बने हैं, आप जब जितने भी आप देखेंगे कि जो कंप्यूटर्स पे हम लोग प्रोग्राम्स यूज़ कर रहे हैं या जो भी है, उनमें किसी में भी वो पॉइंट्स जो हैं वो दोबारा से जुड़े नहीं गए, और ना ही कोई इसके ऊपर एकदम कुछ परफेक्टली बताया गया है कि इनको जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। तो वो दोष ना होते हुए भी वो दोष रह जाता है, दिखता तो वो दोष ही है। अब हम इसके आगे चलते हैं। इसमें एक चीज़ होती है नाड़ी, उसको 8 पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इन 8 पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ये थोड़ा सा जेनेटिक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। डीएनए जीन्स बनाते हैं, और जीन्स जो हैं वो बेसिकली आप ये समझिए कि वो यूनिट ऑफ हेरिडिटरी है। जी सर। जीन्स वो ट्रांसफर होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, और जब ये जीन्स ट्रांसफर होते हैं तो ये अपने साथ साथ कई चीज़ें ट्रांसफर करते हैं, जैसे नॉलेज ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, उसी तरह ये डिजीज भी ट्रांसफर करते हैं। तो जब ये नॉलेज और डिजीज ट्रांसफर करते हैं तो इसमें ये देखा जाता है कि अगर ये मान लीजिए कि सेम 4 फादर्स हैं हस्बैंड और वाइफ के, जो भी लड़का और लड़की जिनकी मैरिज होनी है, अगर उनके सेम 4 फादर्स होते हैं तो जो उनको ट्रांसफर में मिला है वो सेम नॉलेज मिली है और सेम डिजीज मिले हैं,
सेम नॉलेज मिली है तो इसका मतलब ये है कि अगर वो नॉलेज अलग अलग, अगर वो अलग अलग फोर फादर्स होते तो वो दो जगह से अलग अलग जो नॉलेज मिलती तो उससे नॉलेज ज़्यादा बढ़ती और माइंड जो है वो ज़्यादा शार्पर होता। इसी तरीके से कि अगर डिजीज दोनों से अलग अलग जगह से मिल रहे होते तो उनकी जो टेंडेंसी है डिजीज की, जो उनकी इंटेंसिटी है डिजीज की, वो हो सकता है कि थोड़ी कम हो। लेकिन अगर सेम डिजीज दोनों को मिल रहा है तो आगे आने वाली पीढ़ी को वो डिजीज और ज्यादा इंटेंस मिलेगा। ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने नॉलेज के लिए तो उन्होंने पहले ही कहा कि नाड़ी को जो है ब्राह्मण्स में देखना बहुत जरूरी है। हालांकि सब में देखना चाहिए होता था, लेकिन उन्होंने कहा कि इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स के लिए इसीलिए उन्होंने कहा क्योंकि उनको लगता था कि नॉलेज वाला पार्ट जो है वो पूरी दुनिया में सिर्फ ब्राह्मण्स के होना चाहिए, वो ज़्यादा शार्पर होने चाहिए, क्योंकि पढ़ने का, लिखने का, रिसर्च करने का, ये सारा काम ब्राह्मण्स के पास होता था। तो लेकिन ऐसा नहीं है। फिलहाल ये है कि जो भी फोर फादर्स से हमारे को मिलता होता है, जो भी वो जो ट्रांसफ़र हम तक हुआ है उस पोर्शन को नाड़ी देखता है। मेरा कहना इसमें यह है कि अगर हमने दोनों के गोत्र डिफरेंट रखे हैं, या फिर आप गोत्र को भी इतना ना मानिए, अगर दोनों के फोर फादर्स जो हैं वो एक सेम नहीं है, अगर दोनों के फोर फादर्स डिफरेंट जगहों से आ रहे हैं, तो भी मैं समझता हूँ कि ये उतने से भी काफ़ी है। इसके लिए हमारे को अब जैसे कि उन्होंने पूरी की पूरी पॉपुलेशन को सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि जेनेटिक सिर्फ पूरा का पूरा जेनेटिक सिस्टम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो और फिर आज के दिन जो साइंस इतनी ज़्यादा आगे आ गई है, मेडिकल साइंस पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर गई है। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी अब तो RH फैक्टर तक को भी दे आर डीलिंग विद दैट। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद इसकी भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना देख ले कि हाँ, बोथ ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट फोर फादर्स। 4-5 पीढ़ियाँ तक देख लें, ठीक है, हाँ, तो इतने से काम हो जाए। दूसरी साइड पर आते हैं, जो मैंने आपको बोला कि ये इनसफिशिएंट है। हाँ, ठीक है। अब ये इनसफिशिएंट इसलिए है क्योंकि हमारे जीवन के ऊपर सभी ग्रहों का, सभी नक्षत्रों का, सभी राशियों का, इन सबका कुछ ना कुछ प्रभाव है। जितने भी प्लैनेट्स जिन जिन नक्षत्रों पे हैं उन सबका हम पर प्रभाव है। लेकिन जब हमने गुण मिलान की बात की तो हमने इसमें सिर्फ चंद्रमा को, चंद्रमा की राशि को और चंद्रमा के नक्षत्र को पकड़ा है। बिल्कुल सर। बाकी के जो और प्लैनेट्स हैं, और बाकी के जो प्लैनेट्स हैं उनका भी हमारी लाइफ के ऊपर पूरा असर है, ठीक है। तो उनके असर को भी देखना बहुत ज़रूरी है। किसी व्यक्ति की नेचर क्या है, उसका करियर कैसा होने वाला है, क्या उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं होने जा रही, क्या मैरिज के बाद में भी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखते हैं, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी चाइल्ड प्रोड्यूस करने की क्षमताएं कैसी हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इन सबको भी देखना बहुत ज़रूरी है और इन सब के ऊपर बाकी सारे प्लैनेट्स का भी इन्फ्लुएंस है। डेफिनेटली। तो सिर्फ हम चंद्रमा, उसकी राशि और उसके नक्षत्र से हम पूरी लाइफ को डिफाइन नहीं कर पाएंगे किसी की भी। उसके लिए हमारे को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, पूरी हॉरोस्कोप को एनालाइज करना पड़ेगा, सारे के सारे प्लैनेट्स को देखना पड़ेगा। अब ये हुआ कैसे, ये प्रचलन में आया कैसे? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि एक चीज़ है जो इतने सालों से, हजारों सालों से चली आ रही है और गुण मिलान उसमें चला आ रहा है। देखिए पहले क्या था कि पहले लोगों के पास घड़ियां नहीं थी, समय इतना एग्जैक्टली उनको पता नहीं था कि किस टाइम चाइल्ड बर्थ हुआ। अभी तो ठीक है, अभी तो काफ़ी लोग अवेयर हो गए हैं पिछले 20-30 सालों के अंदर। हम लोग जैसे जब हम हॉरोस्कोप देखते हैं तो उसके अंदर हम BTR भी करते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफाई भी करते हैं। तो मैंने ये देखा है कि पिछले ये 2000 से लेके जो अब तक हॉरोस्कोप्स आते हैं उनमें BTR करने की हमारे को कम ज़रूरत पड़ती है। जी सर। लेकिन उससे पहले के जो हॉरोस्कोप हैं
और पर्टिकुलरली जब वो 1950s 60s के जो हॉरोस्कोप्स आते हैं उनके अंदर काफ़ी बीटीआर करना पड़ता है, और जब तक आप समय ठीक नहीं करेंगे तब तक आप ठीक से उसको आप इवेंट्स को देख नहीं पाएंगे, आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे उसके अंदर। तो उस समय घड़ियाँ नहीं होती थी। आप देखेंगे कि कितनी जगह, कितने भी टाउन्स हैं, छोटे छोटे बड़े जितने भी टाउन्स हैं, सब जगह पर वो घंटा घर बनाए हुए हैं ब्रिटिशर्स ने पहले। हाँ जी, क्लॉक टावर्स। हाँ, क्लॉक टावर्स। तो वो इसलिए बनाए गए थे क्योंकि भाई थोड़ा सा टाइम का लोगों को पता रहे, लेकिन फिर भी इन मिनट्स टाइम नहीं पता होता था लोगों को। सही बात। ठीक है ना, एक अंदाजे की बात अलग होती है, लेकिन टाइम नहीं पता होता, तो एक हॉरोस्कोप नहीं बन पाता था। जब हॉरोस्कोप नहीं बन पाता था, लगन का नहीं पता होता था, कौन सारे हाउसेस की फॉर्मेशन नहीं हो पाती थी, कुंडली प्रॉपर नहीं बन पाती थी, कौन सा ग्रह कौन से हाउस के अंदर बैठा होगा, ये सब नहीं हो पाता था। तो इसलिए एक आसान तरीका निकाला गया। अब चंद्रमा क्योंकि एक राशि के अंदर जो है वो 2.25 दिन रहता है और एक नक्षत्र के अंदर वो 1 दिन रहता है, तो ये आसान हो गया उनके लिए। उन्होंने देखा कि हाँ, ये तो पता रहता था लोगों को कि भाई जब एक चाइल्ड का बर्थ हुआ है तो उनको ये मालूम होता था कि इस दिन हुआ है। देख लेते थे कि भाई चंद्रमा कौन सी राशि में है और कौन से नक्षत्र में है, वो उसको नोट कर लिया करते थे। अब फिर जो भी देखना होता था वो उसी के जरिए देखना होता था, उसी हिसाब से नाम रखा गया और उसी हिसाब से नाम, यस एग्जैक्टली, यू आर राइट, उसी हिसाब से नाम रखा जाता था। और उसी के हिसाब से अब उनके पास एक बहुत छोटा सा जरिया था उसको मैच मेकिंग करने का, तो सारी चीज़ें उतनी ही देखी जा पा सकती थी क्योंकि उनके पास और चीज़ें नहीं थी। तो जब आज के दिन समय का हमें पता है, हम बीटीआर भी कर पाते हैं और हमें मालूम है कि लग्न क्या है, हाउसेस की फॉर्मेशन हम कर पाते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो हम सभी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। उससे हम समझ सकते हैं कि आदमी का कैरेक्टर कैसा होगा, हम ये समझ सकते हैं कि उसके कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स तो नहीं होने वाले हैं, उसकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, उसका करियर कैसा रहने वाला है। इन सब चीज़ों को समझने के बाद में उसकी नेचर कैसी। जी सर, ठीक है ना, कि दोनों का नेचर मैच कर रहा है आपस में। तो ये सारी चीज़ें आज के दिन हम अलग अलग दोनों के हॉरोस्कोप्स देखकर फिर उसके बाद में हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीज़ें किसके लिए ज़्यादा ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये वाला सिस्टम जो है आज वो ज़्यादा बेटर है, हमें उस तरीके से देखना चाहिए। और सिर्फ अष्टकूट मिलान पे, कुंडली मिलान के ऊपर और इतने प्रोग्राम्स आ गए हैं, मैंने देखा है काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। अब तो लोग इतना ऐसा भी कर लेते हैं कि कोई भी प्रोग्राम डाउनलोड किया खुद ही कर लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं, बट लेकिन उनको ठीक है, दे आर नॉट सो अवेयर अबाउट ऑल सच थिंग्स। इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनको लगता है कि भाई चलो सिर्फ उससे मिलाने से हो गया, लेकिन उस मिलाने से पूरा होता नहीं है। तो ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और दोनों की कुंडलियाँ दिखाएं, दोनों को समझें, दोनों की लाइफ का पैटर्न समझें, कैसा दोनों की सोच को, नेचर को और इन सब चीज़ों को स्टडी करें और उसके बाद में एक मैरिज के लिए डिसीजन लें। ये ज़्यादा अच्छा तरीका। डिटेल एनालिसिस। Thank you so much, sir, for clarifying and giving us a new dimension to assess Ashtkut Milan. Thank you so much. Thank you.